नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और ये जो है 8वीं क्लास की एनसीईआरटी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले मैं आपको 6ठी और 7वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दिया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साइंस का, है ना। और हिस्ट्री का भी क्लास आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा, एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का। जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग 8वीं क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है भाई। मैं बात कर रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी का, और यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी दोनों का क्वेश्चन लिया गया है। टॉपिक वाइज हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। इसमें सारे सेक्शन होता है साइंस का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट और कुछ सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी होता है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला जो चैप्टर हम लोगों का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरा चैप्टर है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तीसरा है संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक। अगला चैप्टर आप देख सकते हैं पदार्थ, धातु, अधातु। उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर आप देख सकते हैं कोयला और पेट्रोलियम, दहन, ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का ये संरक्षण है ना, कोशिका संरचना एवं प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में जनन। अगला चैप्टर है आपके सामने, आप देख सकते किशोरावस्था की ओर। नेक्स्ट है आप देख पाएंगे बल तथा दाब। उसके बाद घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार। और अगला चैप्टर आप देख सकते हैं, इसका नाम है वायु तथा जल प्रदूषण, जल का प्रदूषण। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और एनवायरनमेंट है। कुछ सेक्शन आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक का भी दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप खुद से जवाब देने का कोशिश करिएगा, मैं तो आंसर बताऊंगा ही। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। 6ठी और 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी करवा दिया हूँ, उसका पीडीएफ भी आपके बैच में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो उससे भी बार बार रिवीजन करिए, जरूरी है ना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर की मैं बात करूं तो पहला चैप्टर भी आपके सामने है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला आप देख सकते हैं रबी और दूसरा खरीफ फसल। तो कह रहा है कि इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भाई देखते हैं, भाई रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है, बड़े क्वेश्चन है तो डरना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि भाई यहाँ पे जो खरीफ फसलें है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो भैया खरीफ फसल कैसे ग्रीष्म ऋतु में होगा, है ना, नहीं होगा ना, यहाँ पे वर्षा ऋतु में होता है, तो डायरेक्टली गलत हो गया ये। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रबी फसलें शीत ऋतु में होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। B इज द राइट आंसर, दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, चूंकि खरीफ फसल का जो टाइम पीरियड होता है ना, कई बार पूछ लेते हैं, तो ये जून से सितंबर तक, जून में बोया जाता है ना, जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आता है, तो आप सबको पता है भाई, धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है, कपास आता है, ये सब खरीफ फसल है। रबी फसल की मैं बात करूं तो ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, और इसमें क्या क्या आता है, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा चीज़ों को, डायरेक्टली आप क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना। तो कह रहा है कि जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है इस बार, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके संदर्भ में, तो जैविक खाद के संदर्भ में। तो कह रहा है कि जैविक
खाद की मैं बात कर लूँ तो कह रहा है कि इसमें मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी की जलधारा क्षमता में क्या होगा, वृद्धि होता है। बिल्कुल सही है, जैविक खाद से ऐसा होता है। कह रहा है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं ये सौरंध्र हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इससे मित्र मतलब कि जो मित्र का, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को। यहाँ पे लिख देता भाई, केंचुआ को, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब कि केंचुआ के जो है जो किसान के लिए उपयुक्त जो जीवाणु होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें उसका वृद्धि होता है। तो बिल्कुल ये सही है। तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तीनों स्टेटमेंट हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन, कॉड लीवर तेल। इस लाइन को समझिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कह रहा है कि ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या नाम है इसका, कॉड लीवर तेल है, ठीक है। आपको मैं बता दूं इसके बारे में, हम लोग बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़े भी है ना। तो ये किस में पाया जाएगा, कॉड लिवर तेल, तो मछली में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं ये कॉड लिवर तेल की मैं जब बात करूं तो ये मछली से प्राप्त होता है। और इसमें विटामिन कौन कौन सा होता है, ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। ये दोनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में इसमें होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कई पोषक तत्व और होते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और कौन सा कथन गलत है ये चूज करना है। 4 ऑप्शन है। तो पहला जो कथन है या फिर कह सकते कि ऑप्शन है, कह रहा है कि छिड़काव तंत्र का उपयोग जो है असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल ये सही कह रहा है ना। छिड़काव करेंगे जल, जहाँ पे जल की मात्रा कम होगा तो कम पानी से हम लोग काम चला लेंगे। और वहाँ पे असमतल भूमि होगा, मतलब कि समतल भूमि नहीं होगा, उबड़ खाबड़ भूमि होगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात कर रहा है, पहाड़ी इलाका हो सकता है। तो इसके बारे में ये तो पहले जो ऑप्शन है सही है। अगला कह रहा है छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। बिल्कुल, बलुई मिट्टी में अगर ज़्यादा पानी दीजिएगा तो क्या करता है, पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है और फसल भी कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए तो उपयुक्त है। अगला कह रहा है कि ये जो ड्रिप तंत्र होता है ना, ड्रिप सिस्टम जो होता है, इसमें जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधे बगीचों, ये फलदार पौधों है ना, बगीचों में पानी देने का सर्वोच्च तरीका नहीं है। कह रहा है कि नहीं है, जो कि बिल्कुल इन्होंने गलत बोला है। क्योंकि ये ड्रिप तंत्र जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जल बूंद बूंद जो है पौधे की जड़ों में गिरता है, इसलिए फलदार पौधे और बगीचों में पानी देने का सर्वोच्च तरीका, एकदम उत्तम सर्वोत्तम जो है तरीका है। और ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये गलत बोल दिया है, ये है, तो ये भी ये गलत था। तो सी आपको चूज करना था, है ना, ये होता है। चौथा जो स्टेटमेंट है या फिर ऑप्शन है, कह रहा है कि ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। तो ये ऑप्शन सही है। तो आपका जो है ए, बी और डी सही था, सी गलत था। सी गलत इसलिए था, यहाँ पे बोल दिया था कि सिर्फ नहीं है। अगर सही तरीका है तब आंसर सही होता ये भी। तो हम लोगों को क्या चूज करना था, गलत बोला। खैर, अब थोड़ा सा फास्ट में लेके चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करें कि खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। 2 स्टेटमेंट है और देख लेते भाई। कह रहा है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, एग्जैक्ट है। अब खरपतवार जब खेत से हटाने का कोशिश करेगा, जब उसमें पुष्प और बीज आ जाएगा तो पौधे का नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगला कह रहा है कि खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं जो है बीज के समय के बाद का है। देखो भाई,
बीज आ जाएगा, उसके बाद अगर छिड़काव करेगा खरपतवारी नाशी का तो भाई हो सकता है बीज पे पड़ने के बाद, है ना, तो वो उसका जो फूल है वो भी पुष्प है वो नष्ट हो सकता है ना, बीज खराब हो सकता है। तो ये डायरेक्टली गलत है, तो गलत चूज करना था, तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला चैप्टर हम लोगों का है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अगला टॉपिक ही है 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, अगला चैप्टर पर हम लोग आ गए, तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कह रहा है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन भी है भाई। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए क्या है? तो यह विषाणु मतलब कि वायरस द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है। अगला जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि टाइफाइड और खसरा ये किससे होता है? तो कह रहा है कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। कौन कौन सा? टाइफाइड और खसरा, जो कि ये हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है ना, ये वायरस से ही होता है। ध्यान रखिएगा, विषाणु से ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, है ना। 69 बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन जो चैप्टर है ये विटामिन और अलग अलग जो रोग है ना, डिजीज है, वहां से क्वेश्चन भर भर के आया था। 3-4 क्वेश्चन था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। टाइफाइड और खसरा जो है ना, ये कह रहा है कि जीवाणु से होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो टाइफाइड आप देख रहे हैं, टाइफाइड खसरा, ये भी किससे होता है? ये विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है, ना कि जीवाणु से। ठीक है, ये वायरस से भी होने वाला रोग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अतिसार एवं मलेरिया ये किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों क्या है? सही है, लेकिन दूसरा गलत था। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही था। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे भी आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको चूज करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है कि शैवाल का उदाहरण कौन सा है, प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन सा है, कवक का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से चूज करना है। तो यहाँ पे जो पहला जो स्टेटमेंट है, तो भाई अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो स्पाइरोगाइरा जो है ना, ये किसका उदाहरण है भाई? तो ये शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, और प्रोटोजोआ की मैं बात करूं तो यह जो है किसका? तो यह अमीबा का उदाहरण है ना, उदाहरण है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ जो है अमीबा और किसका? पैरामेशियम। इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। पैरामेशियम मेशियम होता है, मेशियम का उदाहरण है ना। प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामेशियम का उदाहरण है। तो ये डायरेक्टली गलत बोल दिया है दूसरा नंबर का, तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा करे कवक जो है ना, कवक जो है किसका? राइजोपस का, जैसे हम लोग ब्रेड मोल्ड करते हैं, इसका उदाहरण है ना। तो ये पहला और तीसरा सही था, तो आंसर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित, इस लाइन को समझिएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? ये सबको पता है भाई, जीवाणु की होती है, जीवाणु की आवश्यकता होती है, जीवाणु की, क्योंकि आप सबको पता है कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रमुख है, जो दूध में जो है दूध में जो है जनन कर उसे दही बना देता है। ठीक है, जो दूध में जनन करके दही बना देते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के बीच में दे चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद शोषण प्रक्रिया में खमीर मतलब कि इस निम्नलिखित में से क्या
उत्पादित करते हैं। अगर खमीर को खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं तो करें क्या, उत्पादित करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी है। तो भाई इससे ना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों में अगर खमीर को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं। जनन क्यों करते हैं तो मैं आपको बताया हूँ कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो अपनी शोषण प्रक्रिया में क्या होगा, जब खमीर को खाद्य पदार्थ में मिलाया जाएगा तो वो शोषण करता है। शोषण करने के बाद शोषण प्रक्रिया के दौरान वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों का जो क्रम है नीचे दिए गए हैं, तो आपको देख लेते भाई। जैसे यहाँ पे सूची 1 में आविष्कार है और सूची 2 में आविष्कार करता है। तो यहाँ पे क्विनोन है, क्विनोन का आविष्कार किसने किया था, ये कह रहा है ना। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन प्रक्रिया को क्या कहता है भाई, है ना। अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्विनोन कहते हैं। तो लुई पास्चर ने क्विनोन की खोज 1857 में की थी। तो भाई एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये कितना किया था इसकी खोज, तो 1857, जिस समय 1857 का विद्रोह चल रहा था भारत में, उस समय इन्होंने खोज कर लिया। पेनिसिलिन की मैं बात कर लूँ तो आप सबको मैं बता दूँ, पेनिसिलिन यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा। चेचक का टीके का खोज किसने किया था। तो अब यहाँ पे लोग गलत करेंगे, यहाँ पे देखें रॉबर्ट कोच है और एडवर्ड जंडल है। तो भैया यहाँ पे एडवर्ड जेनर हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिलस एंथेसिस का खोज जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। तो आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्म पर जो है विचार करना है और कौन कौन सा सम्मिलित है देखना है। तो यहाँ पे रोग का नाम है और यहाँ पे रोग वाहक है। जैसे हैजा किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है। और जितना स्टार मन है उतना स्टार लगा के उसे माइंड में रख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हैजा जो है किससे होता है, तो घरेलू मक्खी से हैजा होता है। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला करें कि मलेरिया जो है किससे, तो मादा एडीस मच्छर से होता है। नहीं भैया, अब देखो यहाँ पे मलेरिया जो होता है ना मादा, अब एडीस के जगह पे यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे रहता एनोफ्लीज। यहाँ पे लिख देता हूँ एनोफ आधा फॉर आता है, लदरगी का जॉ, एनोफ्लीज रहता है ना, तब सही होता, उसके वाहक से होता है। तो ये तो डायरेक्टली गलत था। अगला करें कि डेंगू जो है, डेंगू होता है मादा किससे, एडीस मच्छर से, एडीस मच्छर से, मच्छर के काटने से। तो यहाँ पे उल्टा बोल दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका, यहाँ पे, तो ये भी गलत था। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ पहला वाला सही था। तो आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया किससे होता है और डेंगू किससे होता है। दोबारा कह रहा हूँ, मलेरिया किसके काटने से होता है, कौन से मच्छर, तो मादा एनफ्लीज मच्छर जो होता है ना, उसके काटने से मलेरिया होता है। और डेंगू किसके काटने से होता है, तो मादा एडीज मच्छर होता है, तो उसके काटने से होता है। ध्यान रखिएगा। और हैजा घरेलू मक्खी से होता है। भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग पढ़ के नहीं जाते हैं और लगता है कि भाई कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी अब जरूरी है करना। चलिए फिर से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे पादप रोग है और रोग कारक सूक्ष्मजीव है। जैसे नींबू में जो किंकर रोग होता है किससे होता है, गेहूं की जो रस्ट होता है ये किसके कारण से होता है। भिंडी में जो पीत नामक जो रोग होता है किसके कारण से होता है, ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे मैं बता दूं, और यहाँ पे जो है नींबू में जो किंकर जो होता है ये जीवाणु वायु से होता है ना, तो ये बिल्कुल सही है। गेहूं का जो रस्ट होता है ये किसके कारण से होता है,
तो ये कवक वायु और बीज से होता है। कवक यहाँ पे लिख देते हो, कवक वायु एंड बीज से होता है। ठीक है, ये भी सही है। भिंडी का पीत जो है विषाणु कीट से होता है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों सही था, सही वाला सम्मिलित करना था आपको। अगला क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन कौन सा सही है आपको जवाब देना है। कह रहा है कि सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्यतः खाद्य परिरक्षक है। खाद्य परिरक्षक है ये कह रहा है, क्या सही है? तो आप कहिएगा सर बिल्कुल ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ। अगला कह रहा है स्टेटमेंट, नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये पाश्चुरीकृत है। पाश्चुरीकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं भाई। पाश्चुरीकरण के द्वारा ही दूध को गर्म किया जाता है ना, ठंडा चीज़ों को गर्म किया जाता है। मैं उल्टा बोल दिया हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि पाश्चुरीकृत का मतलब ये होता है कि ठंडा चीज़ों को गर्म किया जाता है, जस्ट उसका उल्टा होता है ना, इतना ध्यान रखिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। कह रहे कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट का, दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए कितना डिग्री, तो कह रहा है भाई 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है कितने 15 से 30 मिनट बोला है ना, 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। डायरेक्टली गलत बोल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस पे आपको देना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस पे तो देना होता है, गर्म आग पे देना होता है, लेकिन कितने देर तक? तो मात्र जो है 15 से 30 सेकेंड के लिए ही देना होता है। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा हूँ, सेकेंड इतना के लिए ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था, दूसरा गलत था। दूसरा में क्या बोल दिया कि इतना डिग्री सेल्सियस तो ठीक है यहाँ तक, यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये 15 से 30 मिनट तक गर्म करते हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। 15 से 20 सेकेंड तक या फिर 15 से 30 सेकेंड तक ही देना पड़ता है। 15 से 20 सेकेंड देने के बाद एकाएक भाई ठंडा भी कर दिया जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो पाश्चुरीकरण उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। आज के बाद मुझे पता है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है कह रहा है सही नहीं है नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में। देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में क्या कह रहा है कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका अवशोषण पौधा करते हैं। बिल्कुल ये सही है, तो ये गलत तो है ही नहीं, है ना। क्या चूज करना था भाई आपको, कौन सा नहीं है ये चूज करना है। कह रहा है कि पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु उसके, दोबारा सुनिए, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और डी नंबर का कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। डायरेक्टली यहाँ पे गलत है। चूँकि मैं आपको बता दूँ, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, है ना, हरे मतलब नीले हरे शैवाल तथा कभी कभी तरित विद्युत द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। अगला चैप्टर हम लोगों का है, ये आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। और कह रहा है कि अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जितने स्टार है उतने स्टार कर लीजिए, है ना। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है? इतने बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, बिहार के अलग अलग एग्जाम में, ये मत पूछिए। और लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ से तो डायरेक्टली है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो कपास जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, जबकि प्लास्टिक और पीट, जिसे पीईटी कहते हैं, ये नहीं है। इसके पीछे का कारण, तो यहाँ पे बहुलक की मैं बात कर लूँ तो यह जो है प्राकृतिक और जो है, दोबारा सुनिए, बहुलक प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुलक छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई है, ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ऊन, रेशम तथा चमड़ा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूं संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे जो है, यह जो है रासायनिक अभिक्रिया या फिर कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। पीट एक जो है संश्लेषित बहुलक है जो पॉलिस्टर का सुपरिचित उदाहरण है। पेट पॉलिस्टर का ही उदाहरण है और इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। आपको मैं बता दूं तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी संश्लेषित मैं कह रहा हूँ, संश्लेषित रेशे की तरह जो है प्लास्टिक भी बहुलक है। पॉलीथीन प्लस एथिलीन से मिलके बना रहे, है ना। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं ना, लंबे समय का टाइम लगता है। तो इसलिए कह रहा है कि प्लास्टिक पर अलग अलग स्थिति में बैन भी लगाया गया है। और यह प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए क्या है, तो मतलब कि हितैषी नहीं है ना, पर्यावरण के लिए सही नहीं है। खैर चलिए, इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करके आपको सही का चयन करना है। सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है। तो कह रहा है रेयॉन, भाई इसके बारे में आपको चूज करना। तो रेयॉन, यह जो है रेयॉन मैं बात कर रहा हूँ, यह जो है एक कृत्रिम में कह रहा हूँ, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम रेशा या फिर रेशम है, बिल्कुल ये सही है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ नाइलॉन का, तो इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से होता है। और टेरिलिन की बात करूँ फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे टेरिलिन की बात कर लूँ तो टेरिलिन जो है यह एक पॉलिस्टर है। टेरिलिन यह एक पॉलिस्टर है। और एक्रिलिक की मैं बात कर लूँ तो इसका उपयोग ऊन, स्वेटर, शॉल बनाने में होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, ये इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि रेयॉन, नाइलॉन, टेरिलिन, एक्रिलिक सभी जो है क्या है, संश्लेषित रेशे हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है ना। और रेयॉन की बात करूँ तो यह कृत्रिम, मैं कह रहा हूँ कृत्रिम रेशम कहलाता है। इसे कास्ट लुगदी के जो है रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है। नाइलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ध्यान रखिएगा, प्रबलता के मामले में एक नाइलॉन है, फिर नाइलॉन का तार, इस्पात की तार अधिकतम प्रबल है, ठीक है। और यहीं पे मैं बात कर लूँ, टेरिलिन एक जो है लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलिन लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर रेशे से निर्मित कपड़ों पर आसानी से, है ना, यह जो है सिलवटे, इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। एक्रिलिक का उपयोग ऊन, स्वेटर, शॉल तथा कंबल बनाने में किया जाता है। और इनसे बनी वस्तुएं जो है कीमत
कीमत में सस्ती होती है तथा इसका जो है या फिर इनका रख रखाव आसान होता है। तो आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा 69 बीपीएससी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे लोग ढूंढ रहे थे कि एकदम हवा चल रहा था, कहाँ से क्वेश्चन आ गया था। देखो भाई डायरेक्टली 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है। कह रहे कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है ना, जो कपड़ा पहने रहते हैं ना उस पर एक परत चढ़ा रहता है, ये कह रहा है। उसे अग्निरोधक बनाती है ना, आग से बचाती है, तभी तो वो आग बुझाने के लिए जाएगा। बिल्कुल। तो कह रहा है कि यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। अब देखिए डायरेक्टली आपके सामने क्वेश्चन, और ये ऑप्शन भी था डायरेक्टली, यही से क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करके दिया गया था। ये एनसीईआरटी है, 69 बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। 68 बीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको हालांकि रिव्यू करके दिखाया भी था कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो परत चढ़ा रहता है मेलामाइन का, आइए समझते मेलामाइन अगर है क्या, है ना, तो समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों की परिधानों पर जो है मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को रोकने की अधिक क्षमता रखता है। कौन, तो मेलामाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, और था ना एक बेकेलाइट, इसे भी देख लीजिए। तो कह रहा है कि बेकेलाइट, यहाँ पे बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं कुचालक होता है। ठीक है, और कह रहा है कि यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के जो हत्थे होता है ना उसके बनाने में काम आता है। बिल्कुल ये सही कह रहा है। अब यहाँ पे पॉलिस्टर को देख लीजिएगा, तो पॉली प्लस एस्टर, तो कह रहा है कि पॉलिस्टर एस्टर की इकाई का जो है ये पुनरावृत्ति से बना है, और एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो देख लीजिए। टेफ्लॉन की बात कर लूँ तो एक टेफ्लॉन जो है एक विशेष प्लास्टिक है और जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है टेफ्लॉन पे, और यह भोजन पकाने के जो बर्तन होते हैं ना या फिर पात्र होते हैं ना पर न चिपकने वाली परत लगाने के जो है काम आता है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट था, और ये सब ना आपको 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खैर, अगला चैप्टर हम लोगों का है धातु और अधातु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसे। तो क्वेश्चन है, चौथा चैप्टर पे हम लोग पहुँच गए। कह रहे कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अगर मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो है ना टोटल जो तत्व है, एलिमेंट है, कुल एलिमेंट कितना है भाई, 18 है, सॉरी 118 है। हालांकि और एलिमेंट खोजा गया है अभी तक, लेकिन उसे जो पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी है ना, उसमें शामिल नहीं किया गया। तो आवर्त सारणी में जो टोटल तत्व जो दर्शाया गया है वो 118, जिसमें जो है 98 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं, प्राकृतिक रूप से, और 20 जो तत्व होता है वो मानव निर्मित है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताया था कि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में कम से कम 1 से लेके 20 तक है, मतलब कि कहाँ से, तो हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, तो कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक उसका परमाणु संख्या क्या है, क्रम ही होता है ना, और उसका संकेत है ना, सिंबल, और उसका नाम आपको रासायनिक नाम याद रखना है। चूँकि आप केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन और परमाणु संरचना पढ़ेंगे ना, तो ये आपको अलग अलग तरह से दिखेगा, इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप उसे याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के बाद आता है कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाएगा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इस तरीके से आप कम से कम जो है ना याद रख लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैं आपको केमिस्ट्री थ्योरी वाला क्लास पढ़ाया था उसे याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें आपको याद करना होता है।
तो उसका जो परमाणु संख्या, और देखो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो सेम होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी वाला क्लास में, तो वहाँ पे बता दूंगा सारी चीज़ें, है ना। बैलेंसी भी आपको कई बार पूछ लेता है बीपीएससी कि कैसे निकालना है। खैर अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर है पदार्थ, धातु और धातु। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में होती है, तो यहाँ पे मरकरी होता है, मरकरी है, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। मरकरी जो है, दोबारा सुनिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मरकरी जिसे हम लोग पारा कहते हैं ना, पारा, और ये खास तौर पे जो थर्मामीटर होता है ना भाई, उसमें रहता है। तो कह रहे मरकरी मतलब पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहीं पे मैं बात कर लूँ सोडियम पोटेशियम, धातु क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे दो धातु और आपको दिख रहा होगा ना, सोडियम और पोटेशियम। तो यह जो है सोडियम और पोटेशियम, यह नरम है ना, नरम इतना है कि भाई चाकू से काटा जाता है इसे, तो नरम क्या है, धातु है, ठीक है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हालांकि जो पूछा था कि भाई कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में होती है, तो यह हो जाएगा मरकरी। ओके, खैर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का पदार्थ यहाँ पे जमा हो जाता है। तो कह रहा है कि अच्छा हल्का नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए, हरा भी लिखा है, कोई बात नहीं, हम भी मानव ही है आपके जैसे। तो हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, जितना स्टार है ये सब क्वेश्चन रट लीजिए, ठीक है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड भी होता है और कॉपर कार्बोनेट भी होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए ए और बी दोनों, तो कोई बात नहीं। अच्छा लिखा है ना, ए और बी का मिश्रण होता है, यहाँ पे ये दोनों का मिश्रण होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, कार्बन हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का यहाँ पे मिश्रण होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज़ें, अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक बार बोल देता हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो भाई, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक अगर आप नम वायु में खुला रखते हैं ना, तो उस पर हल्की हरी परत जम जाता है, और ये जो हरा परत होता है ना, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका जो हम लोग कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो CuOH का जो है होल ट्वाइस होता है, और कॉपर कार्बोनेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कॉपर कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CuCO3 होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, ये Cu है ना, Cu, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों जगह कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड है तो OH का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे कार्बोनेट है तो CO का होल 3 है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रट लीजिए, दोबारा कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के जाइएगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा। देख सकते हैं 8वीं क्लास के NCERT में कितना दम है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु नहीं बल्कि अधातु है। अब यहाँ पे कई बार हम लोग एग्जाम हॉल में क्या करते हैं भैया, कि यहाँ पे छोड़ देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है धातु, धातु नहीं है, धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है, तो कौन सा अधातु होगा। आप लोग हालांकि ये सब रटते आए हैं बचपन से, मुझे पता है, तो आप कहिएगा सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये फास्फोरस है। बिल्कुल, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये 3 का नाम ध्यान रखिएगा। फास्फोरस, यहाँ पे लिख देता हूँ, फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन, ये तीनों अधातु है। सामान्यतः अधातु जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है।
बल्कि अगर यही जो है वायु में एकदम तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और इन तीनों में फास्फोरस जो है, जिसका नाम अभी मैं बताया हूं, ये जो फास्फोरस महोदय है, यह बहुत ही सक्रिय धातु है वायु में। यह वायु में खुला अगर इसे छोड़ दिया जाए ना फास्फोरस को, तो आग पकड़ लेता है। और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है, जल में डुबा के रखा जाता है फास्फोरस को। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ से पूछे जाते हैं धातु, तो आपने देख लिया कि कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखा जाता है, तो पारा को। लेकिन वही अधातु पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में आपने समझ लिया। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिससे जो है मैं आपको बता दिया ना, कमरे के ताप पर, अधातु में कह रहा हूँ, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखा, सॉरी ब्रोमीन होगा फ्रेंड्स, माफी चाहता हूँ, ब्रोमीन को जो है, दोबारा सुनिए, ब्रोमीन एक ऐसी ब्रोमीन जो है एक मात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम तो आप सबको पता है भाई, सोडियम धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, बहुत नरम होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता दी हूँ, ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने के लिए पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण के वजन से क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा, ये कह रहा है। अब लॉजिकली क्वेश्चन को सोचिए। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आप ही सोचिए, सोने का आभूषण अगर पुरान हो जाएगा तो पॉलिश चढ़ाने के लिए उसमें चमक लाएगा तो सोना खियाएगा नहीं, है ना, तो घिसाएगा। तो घिसने के बाद क्या हो जाएगा भाई, उसका वजन कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, गलत नहीं करना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर आप लोगों का है, ये जो चैप्टर था चौथा नंबर का चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि पूरा 8वीं क्लास की एनसीईआरटी 6ठी 7वीं का बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो अगला चैप्टर हम लोग का है कोयला और पेट्रोलियम। चलिए तो कोयला और पेट्रोलियम, पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ जो है परवेदित मतलब कि ड्रिल किया गया था, कहाँ। तो आप सबको मैं बता दूं, पिट्सबर्ग होता है, सॉरी, पिट्सबर्ग में। ये कहाँ पे पड़ता है भाई, पिट्सबर्ग। तो विश्व का पहला तेल कुआं अमेरिका में है ना, याद पे है ना, अमेरिका में ही है शायद, सॉरी बाय मिस्टेक, अमेरिका में किया गया था, ये तो मुझे ध्यान में था। ये है पिट्सबर्ग, अमेरिका में नहीं है, यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में किया गया था, है ना, ये अमेरिका में है। पेंसिल्वेनिया की मैं बात कर लूँ, विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, कब, तो ये 1859 में कह रहा हूँ, वहाँ पे ड्रिल किया गया था। इसके 8 साल बाद असम में, इसके 8 साल बाद ध्यान में रख सकते हैं, असम में कब, तो 1867 में ये किया गया था, है ना, असम के माकूम जगह है, माकूम में हुआ था। तो ये भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। भारत में तेल असम, गुजरात, मुंबई, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। अच्छा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा कोल तार से होता है, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं भाई, है ना, बी हो जाएगा। ये नेप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती है। कोक कोल तार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। प्राकृतिक गैस को जो है
उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस मतलब CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कौन से जीवाश्म ईंधन है। देख लेते हैं भाई कौन कौन सा जीवाश्म ईंधन है। आपको बता दूं जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी है। ठीक है, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। रट लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसका हालांकि आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा कि पेट्रोलियम में परिष्करण से प्राप्त उत्पाद होता है। पेट्रोल बनने के बाद जो चीजें रह जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, मिट्टी का तेल, ये सब पूछा जा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है डीजल भी बनता है, मिट्टी का तेल बनता है और फिन मोम भी बनता है और सनेहक तेल भी बनता है। तो आंसर क्या होगा, सभी सही हो जाएगा, सब बनता है। ठीक है, पेट्रोल बनने के बाद जो भी उसके जो अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है ना या द्रव रह जाता है ना, उससे ये सब बनाए जाते हैं। ठीक, अगला चैप्टर हम लोगों का है दहन और ज्वाला। चलिए, तो दहन और ज्वाला में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और 3 स्टेटमेंट है। कहा क्या रहा है कि पदार्थ के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिल्कुल करेंगे। 3 स्टेटमेंट है और कह रहा है तीनों में से कौन कौन सा सही है। चलिए, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान आंसर होता है और इतना आसान होता है। कह रहा है कि पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बिल्कुल, ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा ही नहीं। कह रहा है कि इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल ऊष्मा का भी उत्पन्न होगा और प्रकाश का भी उत्पन्न होता है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ मतलब ईंधन में जो है आग पकड़ लेता है। बिल्कुल ये पकड़ लेता है, तो ये भी सही है। कह रहा है फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के ताप पर ही हो जाता है। बिल्कुल ये भी हो जाता है, इसलिए तो फास्फोरस को यह धातु है और मिट्टी के तेल में नहीं बल्कि पानी में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही था, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं निरापद मतलब कि सेफ्टी माचिस या फिर निरापद माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, 2 ही स्टेटमेंट दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कह रहा कि इसकी तिल्ली के सिरे पर जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। तो बिल्कुल लगा रहता है, तब तो भाई रगड़ने पे आग जल जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। और कह रहा है कि इसकी रगड़ वाली सतह, दूसरा कह रहा है कि इसकी रगड़ने वाली सतह पर जो है क्या रहता है, जी चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस होता है। डायरेक्टली गलत भाई, कैसे? अगर वो सफेद कांच रहेगा, चूर्णित कांच रहेगा, सफेद फास्फोरस रहेगा तो कैसे आग पकड़ेगा? तो डायरेक्टली बोल दिया है गलत। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि ये जो निरापद माचिस की तिल्ली के लिए सिरे पर एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। पहले इन दोनों पर रसायनों के साथ सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग होता था, परंतु हानिकारक प्रभाव के कारण जो है निरापद माचिस में इसका उपयोग अब बंद हो गया। निरापद माचिस को रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस रहता है। वहाँ पे क्या बोला था भाई, सफ़ेद फास्फोरस, तो ये गलत था। लेकिन यहाँ पे लाल फास्फोरस लगा होता है जो कम खतरनाक होता है, अतः दूसरा गलत था स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आग बुझाने वाले कार्य वायु ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन ताप कम करना, यह दोनों होते हैं। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए करते हैं कि 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो कह रहा है कि आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प
ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करूं, पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। तो ये भी दोनों सही है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो इसमें भी दो स्टेटमेंट है। तो कह रहा है इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही था। दूसरा है कि इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट भाई सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा सही है आपको जवाब देना है। तो कह रहा है कि ईंधन अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कह रहा है कि अगर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो क्या सही है? गलत है। क्योंकि ईंधन का अपूर्ण दहन होगा, पूरी तरीके से दहन नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, यह अत्यंत विषैली होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई की जगह पे मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो कि अत्यंत विषैली है। तो ये गलत है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है अपूर्ण दहन से। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा यहाँ पे विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी सही है। देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा सही कह रहा था, फिर ध्यान में रखिएगा। बढ़ जाते हैं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आदर्श ईंधन के बारे में अत्यंत असत्य कथन है, गलत कौन सा है? आदर्श ईंधन है ना। तो अगर मैं आदर्श ईंधन की बात कर लूँ तो आदर्श ईंधन सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, वहन योग्य होता है। इसका उदाहरण है ना, यह ऐसी गैस है या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हो। तो ये आदर्श गैस का उदाहरण है, ठीक है। आगे कह रहा है आदर्श ईंधन का उदाहरण है, कर यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ये भी सही है। और कह रहा है कि ऊष्मीय मान निम्न और ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, ये गलत बोल दिया। तो ये तीनों आदर्श ईंधन का सही था, लेकिन ये जो था ना डी वाला ये गलत था, ठीक है। चूंकि मैं आपको बता दूं एक बार दोबारा, आदर्श ईंधन में ऊष्मीय मान अधिक और ज्वलन ताप निम्न होता है। यहाँ पे क्या कह दिया? ऊष्मीय मान निम्न, जो कि यहाँ पे अधिक होना चाहिए, और ज्वलन ताप कम होना चाहिए, तब ये सही होता, ठीक है। यहाँ पे कम होना चाहिए, ये गलत हो गया, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा ही नहीं, अच्छा लगने से नहीं होता है, पढ़ने में अच्छा जो है ख़ासतौर पे जो बिगिनर होते हैं ना, तो उनको लगता है, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, कितना करना है भाई, करना एग्जाम क्लियर करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6ठी से 10वीं तक NCERT को आप पी जाओ ना, आप बहुत अच्छा आपका साइंस हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम डायरेक्टली बना पाएंगे, ठीक है। तो अगला मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि भाई 8वीं क्लास की NCERT 3 वीडियो में दूंगा। तो पहला पार्ट आपको मिल गया, 2 पार्ट और आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें सारा टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, NCERT का। और थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, है ना, और दे चुका हूँ उसका PDF भी। तो मल्टीपल टाइम रिविजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स 7वें टॉपिक से जो है शुरू करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।